नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गगनयान मिशन। ये बहुत बार आता है न्यूज में। क्यों आता है? तो अभी तक लॉन्च तो किया नहीं है, बट यस, इसके छोटे छोटे सेगमेंट इंडिविजुअली हम लॉन्च कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले हमने पैराशूट सिस्टम इसका चेक करा था, जिसको टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटर 1 बोल दिया था। फिर सेकंड वाला टेस्ट हुआ। अभी दोबारा से एक चीज यहाँ पे टेस्ट हुई है, जिसको बोलेंगे आप सॉल्व। बस सॉल्व याद रखो। अब लास्ट टाइम जब ये पैराशूट को चेक करा गया, तो आपको सिर्फ ये एक इमेज देखनी है। पहले तो मैं इमेज ही दिखा देती हूँ। ये देखो, जब भी ऊपर से कोई सब्सटेंस आता है, कोई क्रू मॉड्यूल आता है, वो पानी के अंदर जाके गिरता है, पर एकदम से नहीं गिरता कभी भी। पहले मुझे सच सच बताना, आपने कभी भी ऐसे लॉन्चेस वाले वीडियोस देखे हैं? किन्नों ने देखे हैं? हैंड रेस। मतलब वीडियो देखिए जब इसरो एक्चुअल में करता है लॉन्च, या नासा ने लॉन्च करा, या फैल्कन 9 के थ्रू एलन मस्क ने, स्पेस एक्स ने लॉन्च करा। उन वीडियोस को देखा करो, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। जब भी वो व्हीकल स्पेस से टुवर्ड अर्थ आता है, हमेशा पानी में एक्सट्रैक्ट करा जाता है, क्योंकि जमीन पे आएगा वो फट जाएगा। फट गया तो अपने जो एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे उनकी डेथ हो सकती है। तो हमेशा पानी में इनको कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। अब जब ये पानी में आते हैं तो डायरेक्टली नहीं आते, इनके पहले पैराशूट ओपन करते हैं। अब जैसे मान लो आप स्काई डाइविंग करने के लिए गए, आपने जंप मारी हेलीकॉप्टर से, पहले वो एकदम से पैराशूट ओपन थोड़ी करा होता, पहले सर्टेन डेप्थ तक चले जाते हैं, फिर एकदम से पैराशूट को ओपन किया जाता है। अब जब पैराशूट ओपन होता है, क्या होता है, वो जो पर्सन होता है वो एकदम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ को जाता है, कुछ रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसी वजह से जो हमारे क्रू मॉड्यूल चैम्बर्स होते हैं, जिनके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं, तो उसको जब पकड़ना होता है तो उसमें भी क्या ओपन होते हैं? पैराशूट। अब पैराशूट जब ओपन होगा ना, ये क्या कॉज कर देता है? रेजिस्टेंस, मतलब स्पीड घटा देगा। अब जब नीचे की तरफ को वो मॉड्यूल आएगा, आराम से आएगा। जब जैसे आपने स्काई डाइविंग अगर करी, आपने जंप लगाई, पहले हेलीकॉप्टर की वजह से एक एटमॉस्फेयर में हवा का ग्रेडियंट बना हुआ था। ग्रेडियंट का मतलब होता है कहीं पे ज्यादा थी, कहीं पे कम थी, तो एक ग्रेडियंट बना हुआ था। एक सर्टेन डेप्थ तक जब वो पर्सन पहुंचा, तो एकदम से उसने पैराशूट को ओपन करा। अब वो स्लो डाउन हो जाएगा और डायरेक्ट भी कर पाएगा किस तरफ को मेरे को जाना है। और जब वो नीचे आएगा अर्थ के ऊपर, तो देखा होगा आपने कि आराम से आएगा, फिर नीचे जाके थोड़ा वो पैराशूट से लड़खड़ा जाता है, दैट्स इट। ऐसे चलती है प्रोसेस। सेम चीज जब अपने एस्ट्रोनॉट को हम स्पेस में भेजते हैं, तो उसके लिए हमें ऐसे ही टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लैश डाउन। स्प्लैश, पानी में आपने पत्थर को फेंका, क्या बोलेंगे उसको? भी स्प्लैश ही बोलेंगे। तो वैसे जब क्रू मॉड्यूल पानी के अंदर जाके गिरेगा, तो उसको भी क्या बोल देते हैं? स्प्लैश डाउन। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम आ गया स्प्लैश डाउन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना है हमने। तो इसरो ने अभी गगनयान मिशन को लॉन्च तो नहीं करा है। ये गगनयान मिशन 3 फेजेस में चलेगा। फर्स्ट फेज यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेक रहेगा कि क्या हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स एज ए एस्ट्रोनॉट जब जाएंगे फ्रॉम इंडिया, क्या ये एनवायरमेंट स्टेबल रहेगा। तो पहला जो फेज रहेगा गगनयान मिशन का, ये 23 से चलती आ रही है वैसे बात, उसके बाद पोस्टपोन बहुत बार हो चुका है और अभी 2026 चला हुआ है। इसके फर्स्ट क्वार्टर में बोला था कि फेज 1 शायद हम कंडक्ट कर देंगे, पर फर्स्ट क्वार्टर जा चुका है, सेकंड भी ऑलमोस्ट डन पे ही है, तो हुआ नहीं अभी के लिए। तो फर्स्ट फेज में सिर्फ क्या चेक होगा? टेक्नोलॉजी। नंबर 2 जो इसका फेज आएगा, उसके अंदर एक रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम है वयोमनॉट। अब ये वयोमित्र, सॉरी, तो ये जो वयोमित्र होगा, ये हाफ ह्यूमनॉइड है। हाफ ह्यूमनॉइड का मतलब है आधी बॉडी है उसकी पेट तक की, नीचे टांगे नहीं है, उसको बाजुएं लगाई हुई है, प्रॉपर फीमेल वर्जन बनाया हुआ है। तो ये जब रोबोट को भेजेंगे, तो प्रॉपर उसी एनवायरमेंट के अंदर क्रू मॉड्यूल में बिठा के भेजेंगे जैसे इंसान को रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे तो वो बाहर भी निकलती रहनी चाहिए, मतलब बाहर तो नहीं निकलेगी, बाहर रख दी अगर तब तो वो फिर से खराब हो जाएगा सारा सिस्टम। तो उसको स्टोर कैसे करवाना है, वो सारा सिस्टम वैसा ही बनाया जाएगा जैसा इंसान को चाहिए होता है। और ये जो अपना रोबोट होगा, इसमें क्या लगे होंगे? सेंसर। सेंसर क्या डिटेक्ट करेंगे कि हाँ ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसकी भी मेंटेनेंस प्रॉपरली हो पा रही है। तो ये सारे उस फीचर के साथ भेजा जाएगा जो एक इंसान को चाहिए होते हैं स्पेस के अंदर। फिर आएगा इसका थर्ड फेज, जिसमें एक्चुअल में हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को यहाँ पे भेजेंगे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में मतलब अब एक्चुअल में हमारे जो एस्ट्रोनॉट है, या इंडियन वर्जन की जो टर्म आती है, दैट इज वयोमनॉट, उनको भेज दिया जाएगा। ये थर्ड फेज रहेगा। पर यहाँ पे बोला टेक्नोलॉजिकल चेक, तो मतलब फर्स्ट फेज के लिए हम रेडी हो रहे हैं, इसलिए मल्टीपल टेस्ट अभी के लिए गगनयान मिशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करा जा रहा है। और उसी में आज जो फर्स्ट कंपोनेंट आप पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्व। अभी के लिए सॉल्व वर्ड याद रख लो दिमाग में। ये एक सॉलिड मोटर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब ये सॉलिड मोटर बेस्ड प्लेटफॉर्म क्या आ गया? सॉलिड मोटर का इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं इसका प्रोपल्जन सिस्टम। मतलब जब इसकी फ्यूल बर्निंग होगी, उसमें जो फ्यूल डाला होगा वो मेटेलिक सॉल्ट्स का बना होगा एंड वो सॉलिड होगा। सॉलिड चीज की एक खास बात होती है कि वो जब जलना शुरू करेगी वो कंटिन्यूटी में जलेगी, ठीक है। और यहाँ पे स्लो बर्निंग की टेंडेंसी इसमें ऐड करी होगी। तो सॉलिड मोटर बेस्ड प्लेटफॉर्म है और इसका नाम क्या रखा है? सॉल्व। और इसमें भी दोबारा से क्या चेक करा?
तो पैराशूट्स की ही ओपनिंग को चेक करा। ऑल्दो हम एक बार कर चुके हैं पैराशूट की टेस्टिंग, पर उस टाइम पे हमने चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज करा था और उसके थ्रू क्रू मॉड्यूल को पानी के अंदर स्प्लैश करवाया था। इस बार हम क्या करेंगे, क्रू मॉड्यूल के नीचे ये सॉलिड मोटर बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा और उसके ऊपर क्रू मॉड्यूल होगा। ये लगभग 17 से 20 किलोमीटर की हाइट पे जाएगा और यहां से फिर इस क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप करवाया जाएगा। 8 से लॉन्चिंग होगी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जब ये लॉन्चिंग होगी ये लगभग 18 किलोमीटर की हाइट पे जाएगा और यहीं से फिर क्रू मॉड्यूल को नीचे की तरफ फेंकेगा। दोबारा से सेम ही प्रोसेस होगा। हमें क्या करने हैं, इसके जो पैराशूट्स हैं वो ओपन करवाने हैं। और गिरेगा कहां पे, तो वाटर बॉडी है नीचे, वाटर बॉडी, ठीक है, ये गुजरात के ऑफ कोस्ट की साइड पे हमें मिल जाएगा, मतलब वहां पे स्प्लैश डाउन होगा इसका। पर हमें टेस्टिंग क्या करनी है इस बार फिर से, मतलब जो हो चुकी है टेस्टिंग ऑलरेडी, दैट इज पैराशूट ओपनिंग, और ये सक्सेसफुल रहा है टेस्ट। समझ के थोड़ा सा बेस इसमें क्या चेक करेंगे, पहले भी करा था वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करा था, इस बार जो करेंगे वो सॉलिड मोटर बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा। एंड ये सॉलिड मोटर बेस्ड प्लेटफॉर्म किसके प्रिंसिपल पे है, तो हमारे बड़े सारे लॉन्च व्हीकल होते हैं, एक ऐसी बस जो हमारे क्रू मॉड्यूल्स को कहां पे लेके जाती है, स्पेस के अंदर, तो उसी में एक आता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी में आप स्टेजेस अगर देखें तो नीचे लगी है सॉलिड, इसके ऊपर है लिक्विड, फिर से सॉलिड, फिर से लिक्विड, 4 स्टेजेस आपको दिखेंगी। बड़े सारे बूस्टर भी लगे होते हैं। बूस्टर का काम क्या होता है, अब इतनी बड़ी मशीन जिसका वजन टन्स में है उसको आप अगेंस्ट ग्रेविटी भेज रहे हो, जोर तो लगेगा, फ्यूल भी लगेगा, तो बूस्टर ऐड कर दिए जाते हैं। बूस्टर में थोड़ा सा एनहांस्ड और फ्यूल डाला होता है ताकि जब वो एंटी ग्रेविटी वाले एरिया में चल रहा होगा, जहां तक ग्रेविटी फेस करेगा, इजीली जा सके, तो बूस्टर भी लगाए जाते हैं। इसी में से एक सॉलिड वाली स्ट्रैप निकाली, उसी को अपग्रेड करा गया कि हमने इसको करना है टेस्ट फॉर द ये जो क्रू मॉड्यूल के पैराशूट ओपनिंग करवानी है। तो उसी में से एक मोटर को लिया, उसी का स्ट्रैप, और उसी स्ट्रैप को थोड़ा सा अपग्रेड करा और इसको टेस्ट में यूज कर लिया गया। लग गया पता, तो तभी बोला इसको सॉलिड मोटर बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये पीएसएलवी का यूज हुआ है। नाउ सॉल्व क्या है, तो ये है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। नाम से पता लग रहा है एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जो सब ऑर्बिटल रीजन तक जाएगा, और इसको सिर्फ किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट के पर्पस से। और यहाँ पे जैसे क्रू मॉड्यूल में पैराशूट ओपनिंग करवाई गई, तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये हो चुका है टेस्ट, ठीक है। वो समझाते समझाते कई बार ऐसे आपको इमेजिन करवाने के चक्कर में मैंने बोल दिया कि ऐसे किया जाएगा नहीं, हो गया टेस्ट और सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज सॉलिड मोटर बेस्ड सब ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल है, इसरो ने इसे डेवलप करा है और गगनयान टेस्ट मिशन के लिए इसे डिजाइन करा गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे, लद्दाख में थोड़े टाइम पहले मिशन मित्रा करा गया था। उसमें क्या चेक किया था हमने, मेनली एक गाइडलाइन बनाई कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं जब वो स्पेस में जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, हाइपोक्सिया, टेरेन ऐसा होगा सेक्लूडेड सा, एकांत वाली फीलिंग आ सकती है, लोनलीनेस फील हो सकता है। तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। और अगर ऊपर का एनवायरमेंट देखें, बहुत डार्कनेस होती है लद्दाख वाले एरिया में, तो सेम वैसा ही एटमोस्फेयर प्रोवाइड करा गया जैसे उनको एक्चुअल में स्पेस में मिलना है। तो उनकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होंगे, तो वो भी क्यों कंडक्ट करा मिशन मित्रा, ताकि गगनयान मिशन के लिए हम रेडी हो सके। हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं और जो नीचे बैठे होंगे, जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, दोबारा से टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा। बैंडविड्थ लगी होती है प्रॉपर। आज भी आप देखते हो कि जो बीएसएनएल का सिग्नल है वो स्पेस तक पहुंच जाता है, बेशक यहाँ पे नहीं चलता उतना, पर स्पेस में जब बात आती है तो बीएसएनएल का एक एक्टिव रोल आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो नीचे अर्थ के ऊपर अपने जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, मल्टीपल जो इसरो के ऑफिसेस हैं, वहां पे क्या प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए भी क्या कंडक्ट करा हमने, मिशन मित्रा। ये क्या इंडिकेट करता है, पहले छोटे छोटे टेस्ट करेंगे, फिर जाके गगनयान मिशन का फर्स्ट फेज यहाँ पे ट्राई होगा। तो ये तभी करा जा रहा है सारा कि हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना है। चलो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो सॉल्व में आपने देखना है, तो ग्राउंड टेस्ट इसका 3 जुलाई 2026 को कर दिया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, वहीं पे। अब यहाँ पे देखो लिखा है डेसलरेशन, एक्सेलरेशन बोला कि एक्सेलरेट मार कि आज स्पीड चक्केंगे 120 किलोमीटर हाईवे पे और बाकी गाड़ियों को उड़ा जाएंगे। होता है ना हाईवे पे ऐसे, कईयों में आत्मा आ जाती है लगी कि नहीं आज तो 120 से नीचे आना ही नहीं है, वो एक्सेलरेशन है। अचानक से गाड़ी आई, फिर क्या होगी, ब्रेक लगेगी, उसको क्या बोलेंगे, डेसेलरेशन। तो डेसेलरेशन की क्या बात हो रही है, जब आपने ऊपर से कोई चीज नीचे को फेंकी, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाएगी और बहुत स्पीड में जाएगी, आपको बीच में क्या लगानी पड़ेगी, ब्रेक। तो ब्रेक लगाने के लिए आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो रेजिस्टेंस कॉज करे। किसकी रेजिस्टेंस, हवा के लिए, कितने फ्लो में ना जाए, स्लो डाउन होके जाए। फॉर एग्जाम्पल बॉल है, बॉल को जब आप फेंकोगे नीचे तो एक तरफ बॉल है, एक तरफ पेपर है, पहले कौन पहुंचेगा नीचे, मास ज्यादा है, सोचो यहाँ पे क्रू मॉड्यूल जिसका वजन टन्स में है,
उसको जब फेंकोगे वो तो और भी ज्यादा स्पीड में आएगा, पेपर आराम से आएगा, आके ऐसे धीमे धीमे जाके नीचे गिरेगा, पता नहीं गिरेगा कि दोबारा हवा से फिर से ऊपर को उड़ जाएगा। पर क्रू मॉड्यूल यहाँ पे टन्स में आप वेट की बात कर रहे हो, 1000 ऑफ केजीज की वेट की बात हो रही है, तो वहां पे भी आपको क्या ऐड करनी पड़ेगी, ब्रेक्स। ब्रेक्स को ही क्या बोला गया है, डेसेलरेशन, फिजिक्स का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हैं। तो गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट सिस्टम को ओपन के थ्रू करवाया गया। अब इसकी वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो भी अवेलेबल है इसकी, जब ये लॉन्च करा गया था एंड टेस्ट कंडक्ट वगैरह करा गया। नाउ जो क्रू मॉड्यूल होगा ये कितने ऑल्टीट्यूड तक जाएगा, 10 to 17 किलोमीटर जा चुका है, ये बोलते हुए जाएगा आएगा अगर, तो अब आपको पता ही ये जा चुका है। क्रू मॉड्यूल सेपरेट होगा फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल, कितनी हाइट पे, 10 to 17। जैसे मान लो ये अर्थ वाला सेगमेंट है, और थोड़ी सी हाइट पे जाते हो 8 to 10 किलोमीटर, यहाँ पे आपका एटमोस्फेयर भी शुरू हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर की लेयर आ जाती है। अब जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो 10 किलोमीटर पे आगे, बस इसी एरिया से क्या किया गया, ये क्रू मॉड्यूल ड्रॉप करवाया गया। रॉकेट कौन सा यूज करा, तो जो आपने पीछे देखा सॉलिड मोटर वाला, तो उसी रॉकेट का यूज करा और उसके थ्रू क्या किया, यहाँ से स्प्लैश डाउन करवाया क्रू मॉड्यूल का। क्रू मॉड्यूल क्या रहेगा, जिसके अंदर बैठ के पहले रोबोट जाएगा और उसके बाद ह्यूमन बींग्स बैठ के जाएंगे, यानी कि एस्ट्रोनॉट बैठ के जाएंगे। फिर इसके बाद सीरीज ऑफ 10 पैराशूट यहाँ पे ओपन करवाई गई। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि इतने सारे पैराशूट ही ओपन क्यों करें, मतलब एक पैराशूट बड़ा सा ओपन करवा लेते। तो देखो एकदम से अगर रेजिस्टेंस आएगी तो शायद पैराशूट ही फट जाए, नंबर 1 प्रॉब्लम। तो पहले क्या किया जाता है, हमेशा छोटे वाले पैराशूट ओपन करवाए जाते हैं कि आराम आराम से ब्रेक लगे। ये सेम है जैसे गाड़ी में आप बैठे हुए थे, एकदम से ब्रेक लगी, सिर बजेगा आपका सभी का आगे, चाहे से सीट बेल्ट लगाई या नहीं लगाई, बहुत जोर से ब्रेक लगी। पर अगर आराम आराम ब्रेक शुरू कर दी थी तो अब शायद आपको पता भी ना लगे। तो सेम यहाँ पे किया जाता है कि पैराशूट एकदम से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कॉज ना करे, क्योंकि उससे वो खुद भी फट सकता है, टीयर डाउन हो सकता है। एंड दूसरा, फिर जैसे और नीचे आएगा तो दूसरे बड़े पैराशूट ओपन करेंगे, और नीचे आएगा तो 2 और बड़े पैराशूट ओपन करेंगे, इस तरह से ये जाके वाटर में स्प्लैश डाउन कर जाएगा। मतलब आपने ब्रेक लगानी शुरू करी आराम आराम से आराम से आराम से आराम से, फिर फाइनली सिग्नल आ गया, आपने जोर से ब्रेक लगा दी, फिर आप बड़े बड़े पैराशूट को ओपन करते हो और फिर जाके वाटर में स्प्लैश डाउन कर जाता है, पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ पे फिर इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इसको फिर रिट्रीव करते हैं विद इन 20 मिनट्स, क्योंकि अब पानी में आ चुके हैं। ऊपर कहाँ लो प्रेशर था, अब पानी में जैसे जैसे जाएगा हाई प्रेशर होता चलेगा, तो कई बार चेंजेस आ जाते हैं बॉडीज के अंदर, तो ये 20 मिनट्स के ही अंदर आपको रिट्रीव करना होता है। ये मिनिमम टाइम रखा हुआ है कि इतनी सेट डेडलाइन है, आपको करना ही करना है रिट्रीव। हाँ, स्प्लैश डाउन के प्रिपेयर होगी होती है, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड सारे पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, इंडियन एयरफोर्स भी रेडी होती है। इंडियन एयरफोर्स यानी कि एयरफोर्स, किसी भी कंट्री की बात कर लो यहाँ पे, वो भी सारे पहले रेडी होते हैं कि कोई अनसर्टिनिटी हैपन हो जाए, कैसे पकड़ना है, सब रेडी होते हैं। पर दूर रहना पड़ता है, एक विसिनिटी वाला एरिया छोड़ना पड़ता है कि क्या पता शिप के साइड में आके गिर गया, क्या पता शिप पे गिर गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो दूर रहते हैं पर प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कौन सा पाथवे पकड़ा हुआ है, कौन सा रूट पकड़ा हुआ है इसने, तो वो चेक रखा जाता है पूरा। नेक्स्ट आता है की टेक्निकल फीचर। तो सबसे पहले तो सॉलिड स्टेज की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की स्ट्रैप ऑन मोटर। स्ट्रैप इज लाइक, जैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं, इस वाले मिशन के अंदर पीएसएलवी का सिर्फ टेस्टिंग के लिए वो स्ट्रैप निकाला गया है, अदरवाइज जो एक्चुअल में बस यानी कि लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो जीएसएलवी है, ठीक है। उसका नाम, या उसको अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी बोलते हैं, बाहुबली ऑफ इसरो बोला जाता है उसको, उसे यूज करेंगे। स्ट्रैप का मतलब होता है कि जिसमें फ्यूल ऐड करा हुआ है आपने, ये जैसे बीच वाली दिख रही है आपको, जीएसएलवी के केस में यहाँ पे लिक्विड डला होगा। साइड वाली स्ट्रैप देखोगे यहाँ सॉलिड, यहाँ पे भी सॉलिड, इसके ऊपर एक और आएगी, उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल होगा। क्रायोजेनिक इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर हार्श कंडीशन आ सकती है और हमारा फ्यूल अगर लो टेम्परेचर भी आ गया वहां पे भी फंक्शन करना चाहिए। -253 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक का टेम्परेचर ये टॉलरेट कर पाता है, ये वाला फ्यूल क्रायोजेनिक। हाइड्रोजन ऐड करी होती है इसमें अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। कैरोसिन सेमी क्रायोजेनिक कहलाता है। जब कैरोसिन की बात होती है उस पर भी वर्क चल रहा है, टेस्टिंग हो चुकी है उसकी भी, और उसको ऑल्टरनेटिव की फॉर्म में सोच रहे हैं लेके आने का, कि क्रायोजेनिक बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है तो उसकी जगह पे कैरोसिन सस्ता पड़ेगा इफ कंपेयर टू द क्रायोजेनिक। एंड इसके ऊपर जाके फिर क्या लगा होता है, क्रू मॉड्यूल। ये चेंज होता है, इतना आपका लॉन्च व्हीकल है। उस लॉन्च व्हीकल में ये स्ट्रैप्स जो लगे होते हैं ये बाद में छूटते भी जाते हैं। छोड़ा क्यों, क्योंकि स्पेस में इनको लेके जाने की जरूरत नहीं है। पहली बर्निंग जब हुई तो ये सारा फ्यूल जल चुका था, अब जल चुका है तो खाली बॉडी लेके आपने क्या ही करना है ऊपर, तो इनको बोलते हैं डीबूस्टिंग। और जब इसरो या कोई सी भी स्पेस एजेंसी अपने लॉन्चेस करती है उसको ध्यान से सुनना, कोई सी भी एक ABCD, आपने एक काम करना, चंद्रयान 3 का जो लॉन्च वीडियो उसको देखना, उसमें जो एंकर होंगे पीछे वो बार बार बोलेंगे, पहले तो काउंटडाउन होगा
10 से रिवर्स डायरेक्शन में 1 की तरफ आएंगे, लोग बैठे होंगे आसपास के एरिया में। जैसे वो अप टू सर्टेन हाइट जाएगा, जब ये वाला फ्यूल यूज हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे वो बोलेंगे कि नाउ वी आर डीबूस्टिंग द स्ट्रैप्स विच कंटेन सॉलिड फ्यूल। मतलब डीबूस्टिंग का मतलब है खाली हो चुका है, इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो ये डीबूस्ट यहीं पे हो जाता है। फिर उसके बाद लिक्विड वाले की एक एडवांटेज होती है, जैसे आप घर पे एलपीजी यूज करते हो, सिलेंडर, गैस ऑन ऑफ हो जाती है, सेम यहाँ पे लिक्विड फ्यूल है। आपकी गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल डला हुआ है, डीजल डला हुआ है, लिक्विड फॉर्म है, जब गाड़ी बंद होगी आपका फ्यूल बर्न थोड़ी करता, वो भी बंद हो जाता है। तो ये जो लिक्विड फ्यूल है इसी को क्यों बीच में डाला गया, यही क्यों स्पेस तक जाएगा, क्योंकि इसको आप ऑन ऑफ करते हो। स्पेस में कुछ एरियाज ऐसे भी आएंगे जहां पे फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां पे बंद भी किया जाता है फ्यूल को, कि क्यों वेस्ट करना जब यहाँ पे चल रहा है नॉर्मली का। उसके बाद ऊपर आएगा क्रायोजेनिक, जब हार्श कंडीशंस आएंगी तो वहां पे कौन सा फ्यूल होता है, क्रायोजेनिक, तो ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। अगेन लिक्विड को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये वाला खत्म हो गया तो इनको डीबूस्ट कर दिया जाता है। ये जीएसएलवी। सेम आता है आपका पीएसएलवी का केस, यहाँ पे सॉलिड होता है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, इसमें क्रायोजेनिक वाला फ्यूल नहीं ऐड करा हुआ है, इसमें यही वाली स्टेजेस आते हैं। अब इसमें भी बूस्टर ऐड करे होते हैं। बूस्टर इसीलिए कि एक्स्ट्रा एनर्जी अगर चाहिए, थ्रस्ट जिसको आप बोलते हो, और फोर्स चाहिए थी आपको अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए, तो उसके लिए वर्ड जो यूज होता है दैट इज थ्रस्ट। लग गए पता थोड़े से बेसिक टर्मिनोलॉजी। अभी जो एक्सपेरिमेंट करा गया सॉल्व, उसके लिए जो स्ट्रैप यूज हुई है वो पीएसएलवी की यूज करी है, मतलब उसी का कॉन्सेप्ट उठाया, उसी को अपग्रेड करा कि इसके थ्रू हम क्या करेंगे, क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप करवा देंगे। एक्चुअल में जो गगनयान मिशन में लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो जीएसएलवी है, जिसको अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 आप बोलते हो, या बाहुबली ऑफ इसरो बोलते हैं। एक पीएसएलवी है, इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोल देते हैं। ये ना हिमाचल के पेपर में सवाल आ गया था, चले पेन फटाफट से। ये ऐसे मत, थोड़े से एक्टिव रहो, आप तो ऐसे डर गए हो कि इतनी टेक्नोलॉजी, ये इजी लगेगा। गगनयान मिशन ना मतलब साल में कम से कम नहीं 5-6 बार न्यूज में आ जाता है, क्योंकि इसका कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है और वो चेक किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये वर्क हॉर्स ऑफ इसरो ये सच में आ गया पेपर में। हिमाचल के पेपर में पूछा था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन से वाला जो लॉन्च व्हीकल है ये वर्क हॉर्स ऑफ इसरो की तरह एक्ट कर रहा है। वर्क हॉर्स मतलब बड़े सारे एक्सपेरिमेंट इसके थ्रू हमने कंडक्ट करे हैं, इसी वजह से इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोल दिया जाता है। अब गगनयान की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो एक तो हम चाहते हैं कि जो प्रोपेलेंट है वो एकदम से भी सारे बर्न ना कर जाए, स्लोली बर्न करे, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करी जाएगी जो कि आपने नहीं पढ़नी है, पर पहला फीचर यही आएगा। स्ट्रेट नोजल होनी चाहिए ताकि डायरेक्शन में कोई फ्लक्चुएशन ना आए। सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर एडिड होने चाहिए फॉर स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का काम क्या होता है, गाड़ी जब चलाते हो डायरेक्शन कंट्रोल सारा, तो सेम यहाँ पे ये जो इंजेक्शन ऐड करा गया है जिसको SITVC या सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल बोलेंगे, ये भी स्टीयरिंग का ही काम करेगा कि जो हमारा रॉकेट है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ही जाए, जैसे उसको हमने लेके जाना था, तो ये डायरेक्शन कंट्रोल के लिए यानी कि स्टीयरिंग की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आई थिंक अब आपको क्लियर है, गगनयान मिशन को अगर लॉन्च करना है, ह्यूमंस को भेजना है, सिक्योरिटी के कंसर्न आ जाते हैं, तो इसी वजह से इतने सारे मैंड मिशन से पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे जा रहे हैं कि हमारे से कोई भी एरर ना छूटे वहां पर। अब अदर रिसेंट जो गगनयान माइलस्टोन इन्होंने अचीव कर रखे हैं, तो सेकंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था ये। पहला मैंने जैसे कि आपको बताया वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया था, आपको पढ़ाया भी था, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ही था। हाँ यस वेरी गुड। ड्रॉज पैराशूट, एक होता है मेन पैराशूट, पहले होंगे छोटे छोटे पैराशूट ओपन, फिर आएगा ड्रॉज पैराशूट, फिर आएगा मेन पैराशूट। तो उसमें क्या किया था हमने, उसमें मेरे ख्याल से 7 पैराशूट्स का यूज करा था, ड्रॉज मेरे ख्याल से 3 थे उसमें। चलो पैराशूट आपने लर्न नहीं करने, वो तो एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए नंबर बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे जैसे 10 यूज हुए हैं। तो उसमें भी क्या किया था, पहले छोटे वाले पैराशूट ओपन हुए थे, ये वाला जो पहला हो गया था जिसका, एंड अभी जो किया है यूज उसमें भी पैराशूट ही ओपन करवाने थे, पर इस बार रॉकेट लॉन्च व्हीकल का यूज हमने करा। पहले हेलीकॉप्टर से उसको ड्रॉप कर दिया था, मतलब जो चिनूक था वो आया, चिनूक के नीचे लटका हुआ था क्रू मॉड्यूल और वहां से स्प्लैश करवा दिया, तो उस तरह से वो परफॉर्म हुआ था। अभी हमने व्हीकल का यूज करा है प्रॉपर, क्योंकि जब रियलिटी आएगी तब तो हम लॉन्च व्हीकल को यूज करेंगे। एंड एक और चीज इसका जो एडवांटेज है, हाइट अगर आपने नोटिस करी वो 10 से 17 किलोमीटर बोली हुई थी, कम है हाइट। अब इससे एक और एडवांटेज जो निकल के आएगी वो ये कि कल को जब ये एक्सपेरिमेंट होगा, मैन मिशन जाएगा, उस टाइम पे कोई अनसर्टेनिटी बन जाती है, मतलब मान लो लॉन्च व्हीकल ठीक से परफॉर्म नहीं करा, तो आपके पास एक बैकअप भी बन गया कि आप 17 किलोमीटर की हाइट पे भी क्रू मॉड्यूल को सेपरेट कर सकते हो, और उस टाइम पे अगर पैराशूट ओपन करवाने पड़ गए तो आपके पास एक इमरजेंसी एग्जिट भी बन गया। क्रू एस्केप सिस्टम इसको बोल दिया जाता है, CES, तो यही है वो
अभी डॉकिंग का कुछ नहीं बोला हुआ है, पहले पहुंच लें ये बोला हुआ है। डॉकिंग वैसे इंडिया ने परफॉर्म कर ली है, 2 बार सक्सेसिव हमने कर लिया है। डॉकिंग का मतलब होता है स्पेस में जाके 2 मशीन आपस में कनेक्ट करेंगी। गगनयान मिशन में डॉकिंग मेन पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का, कि हमने भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा, और अगर भेज पाते हैं सक्सेसफुली तो हम चौथी कंट्री बन जाएंगे आफ्टर इंडिया, चाइना एंड रशिया, जिन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजी। ठीक है, फिर आएंगे हम चौथे। यूएस, रुको रुको एक बार बोल दूं, यूएस, चाइना एंड रशिया, और चौथा बन जाएगा इंडिया। अब बोलो। बाहर से आ रहे हैं, बस आ रहे हैं उधर। अभी एस्ट्रोनॉट जो है उनकी ट्रेनिंग रशिया में भी हुई, उनकी ट्रेनिंग अमेरिका में भी हुई, तो इन्वॉल्वमेंट सबकी रहती है, क्योंकि क्रेडिट भी लेना है बाद में सबने कि हमने भी पार्टिसिपेट करा। हाँ पूछ सकते हैं, एक लाइन आ जाएगी कि लाइन कैसे आएगी, ये बोलेगा कि सिर्फ इसरो ने ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करा था, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगी। क्या नहीं है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सारी अपनी इंडिजिनस है। मिशन मित्रा जब हमने कंडक्ट करा, हमने हेल्प ली थी बाकी कंट्रीज की, पर जो गाइडलाइन हमने बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई है, तो उसको आप इंडिजिनस ही बोलेंगे। देखो, अगर 75% फीचर भी अपनी कंट्री के यूज होते हैं तो उसके लिए आप टर्म इंडिजिनस यूज कर लेते हो, क्योंकि आप बिना दूसरी कंट्री के हेल्प के नहीं कर सकते आज के टाइम पे कोई भी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है। नाउ जो आपने बोला कि क्या इसमें प्री में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ओनली वाली स्टेटमेंट आएगी कि सिर्फ एक्टिव प्रेजेंस थी या एक्टिव पार्टिसिपेशन थी ओनली इसरो की, वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ओनली वैसे टर्म आएगी, ऐसे नहीं पूछेगा कभी भी कि कौन कौन सी कंट्री थी। हाँ, अभी आपकी ना साइंस एंड टेक शुरू हो रही है, सुन लो, ये भी मंडे से शुरू हो जाएगी एक्चुअल जो सिलेबस है, तो उसमें आप एक स्पेस टेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एंड स्पेस टेक में देखेंगे कि सिर्फ इसरो नहीं है, बड़ी सारी कंपनी है, एक सैक भी आएगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आएगा, देन उसके बाद एमएसएफ भी आएगा। मल्टीपल कोऑर्डिनेशन के लिए मल्टीपल सेंटर बनाए गए हैं, तो एक इसरो नहीं है अकेला, इसरो के साथ मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो डेफिनेटली यस, कोऑर्डिनेशन में ही काम चल रहा है, नहीं तो बाकी सेंटर किस लिए बनाए हमने। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हम चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है कि आज के टाइम पे क्लाइमेट में इतनी वेरिएशन आई, एक प्रोजेक्ट गुजरात में पकड़ा दिया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जहां पे बना रखा है। क्यों बनाया? एप्लीकेशन क्या बोलता है, कभी भी आप कोई टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, बाद में पढ़ते हो एप्लीकेशन क्या है इस टेक्नोलॉजी की, यूज क्या है, तो वो एप्लीकेशन मतलब मल्टीपल जब प्रोजेक्ट निकलते हैं आप दूसरे सेंटर के पास पकड़ा देते हो। डन, तो कोऑर्डिनेशन में चल रहा है डेफिनेटली। एंड कंट्रीज, यस पार्टिसिपेशन है, हमारे जो एस्ट्रोनॉट है रशिया यूएस में आके ट्रेन हो रहे हैं। चाइना नहीं आएगा इसमें एग्जाम्पल, क्यों नहीं आएगा, राइवलरी आ गई, तो वहां पे तो नहीं भेजेंगे। तो रशिया ने भी ट्रेन करा है, यूएस में भी कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। ओके, नाउ जो सेकंड इसमें मिशन टेस्ट हुआ था दैट वाज मिशन मित्रा, जिसमें हमने ह्यूमन के बिहेवियर को चेक करा था कि फिजियोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो कैसे कैसे आएंगे जब वो एक्चुअल में स्पेस में जाएंगे। तो ये इस मिशन के अंदर चेक कर लिया गया था। तो अभी तक 2 मिशन आगे जो रिसेंट हमने टेस्ट करे, ये तीसरा था जो अभी आपने पढ़ा, जो क्रू मॉड्यूल के थ्रू करा। अब थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो। सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहेगी, प्रोग्राम इसको इसरो ने करा है। प्रोग्राम बाय इसरो का मतलब यही है कि इसरो मेन हेड बॉडी है जो उसको पूरा लीड कर रहा है, बाकी सारे काम कर रहे हैं इसमें मिलके। प्रोपेलेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी एलपीएससी बनी हुई है तमिलनाडु में जाके, मतलब फ्यूल को अपग्रेड करवाना है तो वो एलपीएससी को कांटेक्ट करेंगे कि आप ही और लिक्विड प्रोपल्जन वाले जो स्पेस के लिए फ्यूल बनाते हो कि स्पेस में हमने लॉन्च व्हीकल भेजना है, तो कोऑर्डिनेशन में चल रहा है डेफिनेटली, ये कोऑर्डिनेशन में ही काम चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज करा जाएगा, जो बस होगी जो इन क्रू मॉड्यूल को ऊपर तक लेके जाएगी। इस मिशन के अंदर 2 अनमैन्ड मिशन है, फर्स्ट टेक्नोलॉजी वाला, दूसरा रोबोट वाला, जिसमें हम रोबोट को भेजेंगे। वयोमित्र फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है, हाफ ह्यूमनॉइड है, यानी कि इसमें लोअर लिम्स नहीं है, सिर्फ बाजू ही है, अपर लिम्स ही है। एक मैन्ड मिशन रहेगा जिसमें ये ऐसा, इसमें कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, बस रोबोट है। ये रोबोट में सेंसर लगे हुए हैं, दैट इज द मेन फंक्शन। मतलब मैन मेड जब बोला जाता है ना, तो मैन मेड वहां पे जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होता। आप लॉ की भी बुक पढ़ेंगे, वहां पे ही लिखा होता है सब जगह पे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्राइम फीमेल नहीं कमिट कर रही। डन, तो इतना सिंपल है ये, इस पे कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब एक मानव है बनाया हुआ रोबोट, मानव वो मेल बनाया हुआ है। अब बोलो, मानव की जगह पे जन्नी क्यों नहीं बोला उसको? ह्यूमनॉइड बट अपीयरेंस दी है ना इसको, ताकि अट्रैक्टिव भी लगे थोड़ा देखने में। मानव को बोल दिया वो डांस करता है, पर वो मेल बनाया हुआ है, वो गंजा है। मतलब गंजा तो लड़की भी हो सकती है, पर उसको मेल बोला हुआ है। मतलब वाई बार्डनेस, क्यों हम सिर्फ मेल के साथ ही रिलेट कर रहे हैं? हाँ चलो वो तो अब अलग ही आ गया। चलो एनीवेज, अब देखो यहाँ पे 7 दिन के लिए जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वो स्पेस में रहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में, लगभग 300 to 400 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे। ये आ गया आपका जीएसएलवी, ये देखो ये साइड वाले सॉलिड स्ट्रैप्स,
मतलब सॉलिड फ्यूल डला होगा, बीच वाला लिक्विड स्ट्रैप आ गया, ये क्रायोजेनिक वाला पार्ट आ गया, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन लिक्विड फॉर्म लो टेम्परेचर के ऊपर उसको स्टोर करा होगा। एंड ऊपर जो लगा होगा, अब इसके लिए आपने कलेक्टिव टर्म ध्यान में रखनी है, दैट इज ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल क्यों बोला, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट रहेंगे। तब से हम क्रू क्रू बोल रहे थे, क्रू इंडिकेट कर रहा था जिसमें ह्यूमन बींग्स बैठे होंगे। अब एक नीचे ना इसके सर्विस मॉड्यूल भी लगा होगा, क्योंकि ये सारे इंटरफेस में काम करेंगे। इंटरफेस का क्या मतलब होता है, कनेक्टिविटी बनी हुई है। सॉलिड स्ट्रैप थोड़ी अलग है, ये भी जुड़ी हुई है कहीं से। ये देखो यहाँ पे आपको छोटे छोटे साइंस दिखाई देंगे जो कनेक्टिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी कनेक्टिविटी बनी है, सेम यहाँ पे भी कनेक्टिविटी बनी है। अगर क्रू मॉड्यूल को आप सीधा ही ऊपर रख दोगे तो मैकेनिज्म तो हो ही नहीं पाया। क्रू मॉड्यूल तो ऐसे होगा कि बस गाड़ी के ऊपर आप लोड करके लेके जा रहे हो। तो ये सर्विस मॉड्यूल के साथ अटैच्ड है। क्यों अटैच है, ताकि जो लॉन्च व्हीकल में एक्टिविटी हो रही है वो क्रू मॉड्यूल तक पहुंच सके, मतलब ये कनेक्टिविटी में जाएगा। तो ऑर्बिटल मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ क्रू मॉड्यूल एंड दूसरा सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल के अंदर होंगे ह्यूमन बींग्स एंड सर्विस मॉड्यूल के अंदर ये जो मशीनरी अपना काम कर रही है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी टू क्रू मॉड्यूल। मतलब सर्विस मॉड्यूल एक तरह से इंजन की तरह काम करेगा एंड क्रू मॉड्यूल एक तरह से कैबिन की तरह काम करेगा जिसमें इंसान बैठेंगे। अब क्लियर। अब ये जो मिशन है इसका लिफ्ट ऑफ रहेगा फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से जैसे ये लॉन्च होगा तो 16 मिनट के अंदर अंदर ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जैसे ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है डी बूस्ट। डी बूस्ट का मतलब है अब ऊपर सिर्फ हमें ऑर्बिटल मॉड्यूल को ही भेजना है, यानी कि सर्विस मॉड्यूल एंड क्रू मॉड्यूल, क्योंकि क्रू मॉड्यूल में तो कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही, उसमें तो कैबिन की तरह उसे यूज करा गया। एंड सर्विस मॉड्यूल क्या कर रहा था, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। अब बोला कि जो लॉन्च व्हीकल का मेन काम था वो कंप्लीट हो चुका है, अब इसको डी बूस्ट कर दो। ये दोबारा से अपने श्रीहरिकोटा में रिट्रीव कर लिया जाएगा एंड जो बाकी ऑर्बिटल मॉड्यूल है ये ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचेंगे तो वहां पे करी जाएगी मैनूवरिंग। मैनूवरिंग का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करी जाएंगी। अब मतलब स्पेस का नजारा देखेंगे जो भी एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे कैबिन के अंदर, यानी कि क्रू मॉड्यूल के अंदर। तो ये देखो पहले इसका फेस इस तरफ को है, अब फेस इधर को है, तो मतलब वो मैनूवरिंग कर दी। और इसी दौरान यहाँ पे सोलर एरे डिप्लॉयमेंट भी होगी। वासु, सोलर एरे डिप्लॉयमेंट क्या चीज है? बोलो बोलो, नहीं आ रहा? अरे सोलर पैनल डिप्लॉय हो जाएंगे ताकि सोलर एनर्जी का भी यूज करा जाए। क्वेश्चन ठीक से पूछना है, ठीक है? ये वाला मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि सोलर एरे डिप्लॉयमेंट ये टर्म आपने बहुत बार पढ़ी और आप पुराने हो चुके हो, तो ये आना चाहिए था आपके दिमाग में कि सोलर बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सोलर पैनल्स का ही कहीं ना कहीं इंडिकेशन करा होगा। तो वो भी एक तरह से अम्ब्रेला ओपन होता है ना, वैसे ये पैनल्स भी ओपन करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि सारा डिपेंडेंसी फ्यूल के ऊपर ना रहे, सोलर एनर्जी का भी हार्नेस यहाँ पे किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे मैनूवरिंग हो चुकी है। मैनूवरिंग के बाद ये देखो अब यहाँ पे आग सी लगी हुई है, आग लगी है, ये इंडिकेट कर रहा है डीबूस्टिंग को। डीबूस्टिंग मतलब सर्विस मॉड्यूल का जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब अगर आपने पैराशूट ओपन करवाने हैं, नीचे फ्यूल बर्न हो रहा है, वो तो हीट प्रोड्यूस कर देगा और जब पैराशूट खुलेंगे उसी हीट से पैराशूट जल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अब जो अगला स्टेप आएगा दैट इज दोबारा से डीबूस्टिंग। यहाँ पे जब डीबूस्टिंग हुई थी तो लॉन्च व्हीकल साइड हो गया था। यहाँ पे जब डीबूस्टिंग होगी तो ऑर्बिटल मॉड्यूल ही गया आगे। कैबिन वाला तो अपने को चाहिए, यानी कि क्रू मॉड्यूल तो चाहिए, तो यहाँ से किसको निकाल दिया जाएगा? सर्विस मॉड्यूल को। जो सर्विस मॉड्यूल होगा वो कहीं पे स्पेस डेब्री की फॉर्म में घूमना शुरू कर देगा, वो काम का नहीं बचा। एंड जो क्रू मॉड्यूल होगा ये फिर कहाँ पे आएगा? वाटर की तरफ। एंड जब वाटर होगा अपना गुजरात अरेबियन सी वाली जो कोस्ट है वहीं पे इसको रिट्रीव किया जाएगा। अब जब क्रू मॉड्यूल नीचे को आएगा, ये देखो यहाँ पे पैराशूट दिखेंगे अब आपको। ये पैराशूट 1 बाय 1 ओपन होंगे एंड पहले सबसे छोटे वाला ओपन होगा, क्योंकि अब ये कहां से आ रहे हैं? स्पेस से। एंड स्पेस से जब आएंगे तो इनको एक फ्रिक्शन वाली लेयर भी पास करनी पड़ेगी, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कभी टेम्परेचर हाई कभी लो सारा चलेगा। ट्रोपोस्फेयर से आप स्ट्रेटो की तरफ जाते हो, मीजो, देन ऊपर थर्मोस्फेयर। तो इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फेस होगी। तो जो पैराशूट होंगे पहले छोटे वाला ओपन करेंगे, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगेगी एंड जैसे नीचे की तरफ आओगे बड़े वाले पैराशूट ओपन करेंगे एंड फाइनली अरेबियन सी की जो वाटर बॉडी है वहां पे जाके ये स्प्लैश डाउन करेगा। इंडियन नेवी और जो कोस्ट गार्ड्स होंगे, हमारे एयरफोर्स होगी, ये सारे रिट्रीव करने के लिए रेडी होंगे कि कोई हादसा ना हो, यहाँ पे कोई भी अनसर्टिनिटी ना बने। नाउ ये आगे कोऑर्डिनेशन, जैसे अमरिंदर ने भी पूछा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया 4th नेशन बन जाएगा आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। यूएस ही बोला ना इस बार, तो ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज ऑलरेडी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंडक्ट कर चुकी हैं। इनका यूएस को तो अभी रिसेंट गया एक्सियोम मिशन। इससे पहले चाइना ने जब कंडक्ट करा था यूएस का ये मैसेज था, क्योंकि चाइना भी खुद को बताता है कि सुपर पावर हमको भी बनना है, तुम ही अकेले नहीं हो यहाँ पे। यूएस ने शो करा कि देखो राजा आज भी हम ही है, मतलब देखो हमने एक्सियोम मिशन दनादन कर दिया, पहले 22 में करा फिर जाके 26 में दोबारा से कर दिया। एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी मून के अराउंड, वो 4 लाख किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे गए हुए थे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो मतलब ये तो रोल अपना प्ले कर ही रहे। रशिया थोड़ा सा बिजी है,
युद्ध में, तो इस वजह से आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं सुनोगे, पर ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये कंडक्ट कर चुके हैं। सेकंड आते हैं रशिया और फ्रांस। ये देखो और भी मल्टीपल कंट्रीज आ गई। फ्रांस ये भी कोऑपरेट कर रहे हैं गगनयान मिशन के लिए विद इंडिया। फ्रांस की बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो चुकी है इंडिया की। स्पेस टेक में भी आप देख लो, डिफेंस टेक में भी आप देख लो। आज के टाइम पे जो भी वेपन इंडिया बनाने की ट्राई कर रहा है उसमें फ्रांस अपना कोऑर्डिनेशन पक्का लेके आ रहे हैं। तो लीडिंग रोल की तरह एज अ कोऑपरेटिव या एज अ फ्रेंडली नेशन फ्रांस भी एक्ट कर रहा है। एस्ट्रोनॉट जो अच्छा अमेरिका का भी मैंने नाम लिया था, शुभांशु शुक्ला जी अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके आए थे, तो वहां भी अमेरिका की भी पार्टिसिपेशन रही। एंड शुभांशु शुक्ला जी वो भी एज अ एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं फॉर द गगनयान मिशन, तो इसी वजह से एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी गया था। इसके बाद एस्ट्रोनॉट जो है उनको ट्रेनिंग कहाँ पे दी, तो पूरी रशिया में दी गई, क्योंकि वो भी जाके आए ना, तो उनको पता है कि कैसी स्पेस की सिचुएशन बनेगी, तो उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे रशिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा। नाउ आपका आता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या HLVM3 भी बोल दिया जाता है। मतलब GSLV का ही एक वर्जन है, इसमें अपग्रेडेशन ऐड कर दी। अब इसके ही अगले जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल आ रहे हैं, एक का नाम है सूर्या। सूर्या में हम सेमी क्रायोजेनिक जो फ्यूल है उसको ऐड करने की बात करते हैं। क्रायोजेनिक की जब भी बात होती है लिक्विड हाइड्रोजन की बात हुई, सेमी क्रायोजेनिक आ गया तो क्रायोजेनिक भी हो सकता है उसमें, पर एक लेयर सेमी क्रायोजेनिक की ऐड कर देंगे। सेमी क्रायोजेनिक में क्या ऐड होगा, कैरोसिन मेन कंपोनेंट है। 3 स्टेज के व्हीकल है। अब 3 स्टेज क्यों बोला, साइड वाले क्या थे, सॉलिड स्ट्रैप, बीच वाला क्या था, लिक्विड, उसके ऊपर क्या था, क्रायोजेनिक, एंड उसके ऊपर जाके ऑर्बिटल मॉड्यूल अटैच होगा। जैसे हाथ की फिंगर्स होती हैं वैसी अपीयरेंस इसकी भी बन जाती है, जो आपका ये ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। सॉलिड 1 स्टेज, लिक्विड, इसके ऊपर क्रायोजेनिक, और उसके ऊपर जो भी सब्सटेंस आपने स्पेस में भेजना है उसको रखा होता है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला, 3 स्टेज वाला व्हीकल। एंड PSLV के केस में ना 4 स्टेज बोल देते हैं। 4 स्टेज क्यों बोलते हैं, कि बोला कि सॉलिड एंड लिक्विड होने तो कायदे से मतलब 2 ही टाइप का फ्यूल था, पर इन्होंने सेग्रीगेशन कर रखी है, तो बोला कि इंटरफेस हमारा है ऑल्टरनेटिवली है, सॉलिड है फिर लिक्विड है, सॉलिड है लिक्विड, इसमें 4 स्टेज बोर्ड यूज कर लिया जाता है। डन। और ये वाली दोनों स्ट्रैप्स तो अलग अलग होती हैं, मतलब सॉलिड एक साइड में लगी है, दूसरी साइड में लगी है। बूस्टर नहीं यहाँ पे काउंट कर रहे, जो एक लॉन्च व्हीकल है, एक बस है, जो उसके फीचर है। जैसे आपने बस खरीदी, पहले बस में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, प्रॉपर शीशा लगा होगा, विंडो लगी होगी, दरवाजा होगा, पायलट के लिए सीट होगी, पैसेंजर के लिए प्रॉपर सीट्स होंगी, पर्दे भी लगे हुए हैं मान लो। फिर उसके बाद आपने बोला नहीं मेरे को सजाना है इसको दुल्हन की तरह, तो वो सजाना आपकी चॉइस है, ठीक है, वो बाद में सब्सिडरी फीचर आ गए उसके। तो सेम बूस्टर तब लगाया जाता है अगर डिस्टेंस ज्यादा है, आपको बूस्टर चाहिए होंगे उस टाइम पे। तो 2 सॉलिड के स्ट्रैप्स हैं, पर इसको एक ही स्टेज काउंट करेंगे। लिक्विड आएगा, क्रायोजेनिक, और फाइनली ऊपर ऑर्बिटल मॉड्यूल को प्लेस करा जाएगा। अब बताओ, अब इससे रिलेटेड कोई डाउट? यस, एक टर्म क्रू एस्केप सिस्टम, तो ये 2 जगह पे आपने देख लिया। एक तो जब पैराशूट लगाए हुए हैं वो तो एग्जिट के टाइम पे आ गए। दूसरा जो अभी हमने सॉल्ट टेस्ट कंडक्ट करा, हमने देखा कि सब ऑर्बिटल रीजन में अगर लॉन्च व्हीकल के अंदर कोई एरर आ जाता है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव बन गया कि बीच में भी हम क्रू मॉड्यूल को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल। मतलब जिंदगी नहीं जानी चाहिए वहां पे, लॉन्च व्हीकल दोबारा से बना लेंगे, ये वाली अप्रोच आ गई। देखो ये जो आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे 2 ही टर्म्स यूज होती हैं, एक आती है एरोडायनेमिकल और दूसरी कौन सी बोली आपने, एरोनॉटिकल। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन से स्पेस टेक चल रहा है, तो यहाँ पे ये कभी भी नहीं होगा कि एक ही बोली जाएगी। यहाँ पे एयरफोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो आपके एरोडायनामिक्स प्रिंसिपल है तो सारा इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा कभी भी नहीं पूछेंगे आपसे। बिना फिजिक्स के तो ये चलेगा नहीं, फिजिक्स पे चल रही है सारी कहानी यहाँ पर, तो सारी आएंगी इसमें, ये नहीं पूछेंगे, बहुत टेक्निकल चला जाएगा उसके बाद। हाँ जी, और कोई क्वेरी इससे रिलेटेड अब पूछो। बीच में ना कई बार मैकेनिज्म वाले टॉपिक्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा ब्रेक देना होता है खुद को, रीजन और टीचर का भी एक फ्लो बना होता है, वो बीच में ना टूट जाता है, फिर बोला ही नहीं जाता आगे, वो फ्लो टूट जाता है, दिमाग में बनी होती है ना एक साइकिल की, इसी साइकिल में चलना है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो, क्योंकि लास्ट में लिखा होता है। अब जो जो क्वेश्चन आपने पूछे थे शायद वो सब कुछ ही लिखे हुए थे यहाँ पे, नहीं आगे भी हो सकते हैं, आगे भी देखो ये वाला ना एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है, जो अभी आज आपने पढ़ा सॉल्व के बारे में, उसमें लिखा था कि ये सब ऑर्बिटल है, लॉन्च व्हीकल ही है, पर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे, इसको अटैच करा जाएगा इमरजेंसी एग्जिट की तरह। लॉन्च व्हीकल देखो पहले क्या होगा, नीचे क्या लगा होगा, GSLV लगा होगा, सॉरी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लगा होगा, इसकी तो टेंडेंसी है ये तो स्पेस तक लेके जाएगा, पर बीच में कौन ऐड कर दिया, साथ में सॉल्व को ऐड कर दिया, तो ये थोड़ी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो जहां पे भी इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी गेट की तरह एक्ट कर लेगा, जैसे बस होती है एक इमरजेंसी एग्जिट लगा होता है, जब आग लगेगी बस में तभी वहां से निकलना है फटाफट से, तो ये बाद में उस डिस्टेंस पे फिर से कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो क्रू मॉड्यूल को वहां से फेंक दिया जाएगा। अब
पैराशूट ओपनिंग पे बात रहेगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी शुरू हो चुकी हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तभी इतने सारे टेस्ट कंडक्ट करे जा रहे हैं कि क्या हमारे पैराशूट भी रिलायबल है या नहीं। तो ये एग्जिट की तरह एक्ट कर रहा है। अभी तो हमने लॉन्च ही इससे करा, अभी थोड़ी हमने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को यूज करा था, हमने इस सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल एक्सपेरिमेंट का यूज किया यहाँ पे। मतलब छोटा सा वो जो स्ट्रैप निकाला हुआ है पीएसएलवी का, उसके थ्रू लॉन्च करा है। यहाँ पे कोई बड़ा लॉन्च व्हीकल हमने यूज नहीं करा। तो बीच में क्या हुआ, एक बफर बन गई, बाद में बनेगी वो, अगर कोई मतलब हो ना ऐसा, पर अगर बन जाती है सिचुएशन तो उस अनसर्टिनिटी में फिर इसका यूज किया जा सकता है। देखो अनसर्टिनिटी स्पेस टेक के ये 1% का एरर तो कहीं पे भी आ सकता है। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना था तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था, लीकेजेस हुई थी। एक्सियोम मिशन के टाइम पे भी क्या हुआ था, जो ऑक्सीजन वाला डाला हुआ था लिक्विड चैम्बर के अंदर, ऑक्सीजन डालनी पड़ती है लिक्विड फॉर्म में। क्यों डालनी पड़ती है? क्योंकि फ्यूल को बर्न भी तो करवाना है और ऊपर ऑक्सीजन की एब्सेंस क्रिएट होगी। वो लीक कर रहा था, एक्सपेरिमेंट को बोला कि ये भी हॉट पे डालना पड़ेगा, थोड़े टाइम के बाद करेंगे। एंड इंडिया के ही जो इसरो की टीम के मेंबर थे, उन्होंने आइडेंटिफाई करा था कि जो लिक्विड प्रोपल्जन है वो लीक कर रहा है फ्रॉम चैम्बर। कॉस्ट तो यहाँ पे चली जाएगी 800 करोड़ के आसपास। अभी तो चल ही रहे एक्सपेरिमेंट, मोर देन जाएगी इससे अभी। मतलब वो तो टेंटेटिव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, फ्यूल्स की जो प्राइसिंग है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, तो कॉस्टिंग तो बढ़ती जा रही है हमारी। क्योंकि 23 का एक्सपेरिमेंट था, ये 23 के फर्स्ट क्वार्टर में होना था, अभी 26 आ चुका है, डिलेज बहुत ज्यादा हो गया बीच में। देखो ये तो आ गया हिस्टोरिकल रूट्स। अब अमेरिका की बात करोगे, 1760s के फ्री हो रखे हैं वो, उसके बाद उन्होंने अपनी डेवलपमेंट पे फोकस किया है। इंडिया तो इंडिपेंडेंट ही 1947 में हो रहा है। एंड जो टाइम पीरियड आपने बोला, अभी तो इसरो फॉर्म नहीं हुआ है इंडिया में। डेवलप ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं आरुष। पहले जो फ्यूल था वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ था, इनकी टेक्नोलॉजी अब अपग्रेड हो गई है। इंडिया को फ्यूल के केस में सोचना पड़ता है, यूएस को नहीं सोचना पड़ता। इनके पास इनकम है, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रशिया पहले से आया था, मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रोवर्शियल आ गया, इस पे मुझे स्टेटमेंट नहीं करनी है। रीजन क्योंकि हम तो बुक को ही फॉलो कर पाएंगे, एंड जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो चलती रहेंगी। यूएस को अपनी प्रेजेंस दिखानी थी। डिफरेंट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप थोड़ा सा इसको सेंटर बना रहे हो कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। जब यूएस अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उसको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे कौन से टाइप का फ्यूल यहाँ पे। अभी रुक जाओ, आप बात करने लग गए, मैंने बोला कि चले जाओ अगर जाना है। अब मैं चिल्लाऊं इसके साथ बात करते हुए? सेजल अभी भी कंट्रोल थोड़ा सा प्लीज, है ना, प्लीज बुलवाते हो टीचर से, मतलब थोड़ा कंट्रोल। सारे बाकी भी कर रहे थे बात, सेजल को मत देखो कि सेजल ने बात करी, बाकी भी कर रहे थे। तो आयुष इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, डेफिनेटली यस, डिफेंस टेक स्पेस टेक में यूएस सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। यूएस ने खुद स्टेटमेंट दी है कि हमने अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि अभी भी हम सक्सेसफुली इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। बीच में क्यों नहीं करा, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन उन्होंने नहीं दिया है कभी कि क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि बाकी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज भी कंडक्ट करने लगी, तो उस टाइम पे उन्होंने फिर से अपनी प्रेजेंस दिखाई कि हम लैक ऑफ किलोमीटर्स भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन निकल के आएंगे। डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, वो बहुत पहले के इंडिपेंडेंट हो रखे हैं, फ्री हैं, ज्योग्राफिकल बैरियर उनको नहीं फेस करने पड़े। इंडिया का यहाँ पे अगर कंपेयर करो आप पॉइंट, इंडिया के लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट ही बहुत ज्यादा रहे। जब से आजाद हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान आके बैठ गया, उधर चाइना बैठ गया। कभी नेपाल में पॉलिटिक्स चेंज हो रही थी, हम डिस्टर्ब हुए। नीचे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी सेम पॉलिटिकल टर्मोइल्स रहे। कभी इंडिया के फेवर में सरकार आई, कभी इंडिया के डिसफेवर में सरकार आई। हमारी वहां पे फिर ज्यादा कहीं ना कहीं जो नजर है वहां पे चली जाती है, हम भटक जाते हैं रास्ते से कि हमें यहाँ पे भी फोकस करना था। ऑब्वियसली पहली जो प्रायोरिटी रहेगी दैट इज नेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद जाके आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो।